नमस्कार साथियों, पिछले 17 दिनों से जो मिस्ट्री बनी हुई थी वो मिस्ट्री अब सुलझती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ सवालों के साथ कुछ सवाल अभी भी जिंदा हैं। सोनम रघुवंशी तो पकड़ी गई, लेकिन उसके पास से ना उसका मोबाइल फोन मिला, ना उसके पास से कोई पैसा मिला, ना हत्या करने का कोई मोटिव अभी तक पुलिस बता पाई है। तो आखिर ये कैसे दावा किया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने राजा का कत्ल किया? पहली चीज। दूसरी चीज कि सोनम रघुवंशी ने राजा का कत्ल किया तो क्या बहुत प्लान्ड वे में किया, और अगर किया तो क्या वो अकेली थी या इसमें और भी कुछ लोग शामिल थे? इस पूरे मामले में मेघालय पुलिस का दावा है कि अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी उसने की है और एक सोनम रघुवंशी जो फरार चल रही थी वो गाजीपुर में उसने सरेंडर कर दिया, ऐसा पुलिस दावा कर रही है। इस बीच अभी तक ना तो उत्तर प्रदेश की पुलिस और ना ही मध्य प्रदेश की पुलिस ने कुछ कहा है कि सोनम रघुवंशी ने मर्डर किया है या उसने सरेंडर किया है, कुछ भी नहीं कहा गया। तो पूरे मामले में अभी भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। इन सारे सवालों को सुलझाने की कोशिश करेंगे और सोनम रघुवंशी क्यों सस्पेक्ट इस पूरे मामले में साबित हो रही है इसको भी जानेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संजीव देसवाल साहब एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और पूरे मामले को बहुत करीब से वो देख रहे थे। उन्होंने एक एक चीज, एक एक कड़ियां जुटाई और उसके बाद उनका क्या निष्कर्ष है उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं। पंकज जी, सबसे पहले आप दोनों का तो पहले स्वागत है। और पंकज जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं कि आपके पास अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या अपडेट आया है, जरा बता दीजिए। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि गाजीपुर पुलिस ने स्वीकार किया है कि उसने वाराणसी और गाजीपुर के बीच एक ढाबा है, काशी ढाबा, वहां से इस लड़की को बरामद किया है। ठीक। यानी सोनम थाने नहीं आई थी, पुलिस उस ढाबे के पास गई थी। ठीक है। दूसरा अपडेट यह है कि गाजीपुर पुलिस ने यह भी कहा था कि हमें इंदौर पुलिस से ऐसी सूचना मिली थी कि यह लड़की बदहवास हालत में ढाबे पे है और उसने अपने परिवार को फोन किया था ढाबे वाले से ही मोबाइल लेकर। और जब हम पहुंचे वहां तो सचमुच ये लगभग अर्धबेहोशी की हालत में ये लड़की थी। वहां से हम उसे उठाकर लाए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। इंदौर पुलिस का यह दावा है कि सोनम के परिवार वालों ने हमसे कांटेक्ट किया था कि मेरी बेटी का अभी अभी कॉल आया है, आप प्लीज वहां पे लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेट कीजिए। और वो ढाबे के पास है, उसने कुछ लोकेशन बताया था और तब इंदौर पुलिस ने यह संपर्क किया था गाजीपुर पुलिस से, तब वहां जाके ये की। अब आते हैं मेघालय पुलिस पर। मेघालय पुलिस ने सुबह सुबह आज दावा किया कि हमने अरेस्ट किया है सोनम को। अब गाजीपुर पुलिस जो बोल रही है या इंदौर पुलिस बोल रही है, या तो वो सही है कि ढाबे के पास से बरामद हुई थी, या फिर जो मेघालय पुलिस बोल रही है वो सही। दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं मेघालय पुलिस की पूरी थ्योरी ये है जी। आखिरी बात, मेघालय पुलिस की पूरी थ्योरी यह है कि 4 हत्यारे टोटल थे, 3 हत्यारे और एक सोनम को हमने गिरफ्तार किया। 2 हत्यारे मेघालय से गिरफ्तार हुए, एक जो हत्यारा था वो गाजीपुर से लड़का मिला है और वो उसका कहना है कि ढाबे के पास से हमने सोनम को अरेस्ट किया। अब तक यही अपडेट है। साहब, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं कुछ चीजें समझना चाहता हूं इस पूरे मामले में। मैं एक एक करके एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले उस पॉइंट पर बात करते हैं जो पुलिस कह रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है, आपने जो स्टडी की है, आपके हिसाब से क्या सोनम ही कातिल हो सकती है? और अगर कातिल है तो उसका मोटिव क्या हो सकता है? और अगर वो कातिल है, उसने मेघालय में कत्ल किया, तो वो गाजीपुर क्यों आई? अनुपम जी, इस केस को लेके क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि मुझे काफी सारे चैनलों पे जाना पड़ा और मैंने तब भी ये कहा था कि मुझे ये सारे हालात देख के, ये क्रोनोलॉजी देखकर, ये एविडेंस देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्लांटेड मर्डर हो सकता है। ये एक ऑप्शन था और उस ऑप्शन की वजह, उस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की वजह ये थी कि अगर आप देखें, कोई अगर मर्डर करता है तो अपना हथियार वहां नहीं छोड़ के जाता, पहली बात। दूसरी बात, जो सोनम ने कपड़े पहन रखे थे 22 तारीख की रात को जो सीसीटीवी में स्पॉट्स हुए हैं, उसकी व्हाइट शर्ट, उसका रेनकोट, वो राजा रघुवंशी की जहां बॉडी रिकवर होती है वहां मिलते हैं। ये अपने आप में एक बहुत कहते हैं सस्पिशियस, कहते हैं क्वेश्चन था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लेडी अगर वहां से गायब हुई तो उसके अपने ऊपर वाले कपड़े वहां क्यों हैं। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट था,
कि आप पार्किंग से दूर की स्कूटी को खड़ी करते हैं और उसकी चाबी वहीं मिलती है, जबकि कोई भी इंसान पहले बात तो पार्किंग में गाड़ी लगाएगा क्योंकि अननोन जगह पे गया है, जंगल में इस तरीके से नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो अपनी स्कूटी को खड़ी करने के बाद अपनी चाबी को जेब में डालेगा, ना कि चाबी को वहां गिर देगा। अब चाबी गिरने की कहते हैं, अगर हम क्रोनोलॉजी को समझें तो हो सकता है कि वहां पे कोई झड़प हुई हो, उससे चाबी गिर गई हो। यह भी हो सकता है कि वहां पे मर्डर किया गया हो, बॉडी को डंप किया गया हो जंगल में ले जाकर। अब इन सब चीजों के अंदर सोनम कहां से आती है? सोनम कहां गायब हो जाती है? 16 दिन 17 दिन सोनम क्यों नहीं मिलती है? पुलिस उसको खोजबीन करती है, सोनम कहां छुपी रहती है, या उसे कोई छुपा लेता है, या उसे कोई दबाव में रख लेता है। ऐसा ये कैसे हो सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं सोनम के ऊपर जो पुलिस का प्रेशर बना, जो सीबीआई की बात चलने लगी, जो राजा रघुवंशी के परिवार वहां पे जाके प्रेशर डेवलप कर रहे थे, वहां से सोनम को लगा कि अब मेरा पकड़ा जाना निश्चित है, छुप नहीं पाऊंगी। उसमें उसने एक और नई कवरअप स्टोरी बनाई है, और उसने अपने आप को ये दिखाया है कि मैं बदहवास, मैं कहीं से भाग के आई हूं और मैं गाजीपुर में किसी के फोन से फोन कर रही हूं अपने परिवार को। ये सब कवरिंग है। 16 दिन 17 दिन, और 17 दिन अगर वो किसी के चंगुल में थी, तो वो जो मैंने आपको शुरू में एविडेंसेस बताई, वो एविडेंसेस वहां पे कैसे पहुंच गई? ये जो हथियार है, ये हथियार कहां से खरीदा गया, किसने खरीदा, उसके ऊपर किसके फिंगरप्रिंट है? हो सकता है फिंगरप्रिंट मिट गए हो क्योंकि वहां पे मौसम, पानी, मॉइस्चर ये बहुत हो सकता है, तो उससे फिंगरप्रिंट ना मिले। हो सकता है आपके स्टेप के कहते हैं भी ना मिले क्योंकि वहां बारिश बहुत है। लेकिन जब ये जंगल की तरफ मूव कर रहे थे तो इनके पीछे कोई गाड़ी थी, उसमें कुछ लोग थे जो हिंदी में बोल रहे थे। इस स्टेटमेंट को बोलने वाला वहां पे गवाह भी है। वो गवाह भी ये बताएगा कि यही 3 लोग या 4 लोग थे जो इनके पीछे मैंने देखे थे। अब क्या वो सोनम से मिले हुए थे, सोनम उनको जानती थी, सोनम उनको हायर किया था, नहीं किया था, ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में साफ साफ दिखता है कि सोनम कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड में इन्वॉल्व है, और वो कैसे इन्वॉल्व है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलने वाला है। जी, मैं एक चीज आपसे और जानना चाहता हूं इस पूरे मामले में कि मोटिव क्या हो सकता है सोनम का। देखिए, राजा रघुवंशी एक बहुत अच्छी फैमिली से था, उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, 100 से ज्यादा ट्रकों का मालिक था, अच्छा कारोबार कर रहा था, और सोनम भी अच्छे परिवार से थी, एक बहुत संभ्रांत परिवार से थी, ना कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, रजामंदी से दोनों की शादी हुई थी, एक अरेंज मैरिज हुआ था, दोनों परिवार एक दूसरे को पहले से जानते थे। तो इसमें कुछ मोटिव नहीं पता चल पा रहा है। आपकी स्टडी क्या कहती है? आपने तो बहुत डीपली देखा है इसे। देखिए, मैंने अपने 35 साल के कैरियर के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे कहीं किसी की पहले इन्वॉल्वमेंट कोई होती है और वो इन्वॉल्वमेंट शादी में नहीं बदल पाती है, उसके बाद कहीं अरेंज मैरिज होती है और सब ये चीजें देखने को मिलती हैं। ये कोई ऐसा पहला केस नहीं है, ऐसे हजारों केस है हमारे देश के अंदर। क्योंकि इसके अंदर हो सकता है, तो छोटे शहर से लोग आते हैं। कई बार क्या होता है, लोग अपनी इज्जत के लिए नहीं वहां पे जा पाते जहां पे उनको कहते हैं प्यार मोहब्बत होता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, अभी प्रमा फेसिया मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता कि 100% ऐसा होगा, लेकिन काफी हद तक ऐसा होने की उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई पुराना रिलेशन है जो इस हत्या का कारण बना है। क्योंकि सोनम 16 दिन 17 दिन गायब रहती है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये ऐसे जगह जाते हैं जहां पे हत्या के लिए सबसे बेहतर जगह थी, वो जंगल था, वहां पे बाहर से लोग ज्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, और बहुत आसान था प्री प्लान करना इसके लिए कि भाई यहाँ पे काफी लोकल गैंग एक्टिवेट हैं, यहाँ से बॉडी को कहते हैं हत्या करने के बाद नदी में बहाया जा सकता है, हो सकता है सोनम को बांग्लादेश ले गया हो, ह्यूमन ट्रैफिक का केस बने। ये सब चीजें उन्होंने दिमाग में रखी होंगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि राजा रघुवंशी का परिवार इतनी शिद्दत के साथ और पूरी की पूरी कोशिश करेगा। नहीं था इनका, ना तो शिलोंग ना चेरापूंजी जाने का कोई प्लान नहीं था। वो तो अचानक इन गुवाहाटी से ये लोग मूव कर गए, और परिवार वाले भी थोड़े हैरान थे कि कैसे चलेगा ये लोग, शादी तो अभी नहीं। देखिए, राजा रघुवंशी के परिवार वाले बोलते हैं अनुपम जी कि भाई उनका प्रोग्राम नहीं था, लेकिन फिर उन दोनों का प्रोग्राम बना। भाई नेचुरली अगर वाइफ बोल रही है अपने हस्बैंड को, यार यहाँ आए हैं तो एक काम करते हैं, उधर भी चलते हैं, वो जगह मैंने बहुत सुनी हुई है,
उस कंडीशन में राजा रघुवंशी अपने परिवार को यही बोलेगा कि हम दोनों ने प्रोग्राम बनाया है। क्योंकि ये न्यूली मैरिज जब होती है, जब नई नई शादी होती है, तो आप एक दूसरे की बात को ढकते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे नहीं नहीं ये मेरे को प्रेशर डाल रही है और मेरे को कह रही है कि वहां चलो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं प्री प्लान के तहत सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को समझाया होगा कि हम उधर चलते हैं, वो एरिया ज्यादा अच्छा है, वो लोकेशन बहुत अच्छी है, मैंने सुनी थी, और उस प्री प्लान के तहत वहां ले गए हैं। अब वो जो 3 आदमी पीछे थे, देखिए हिंदी भाषी थे और मेघालय में खासी लैंग्वेज बोली जाती है। ये साफ साफ एक गाइड ने बताया है कि 3-4 लोग उसके पीछे थे जो हिंदी में बात कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेचुरली ये जो लोग हैं, चाहे वो किलर हैं या हो सकता है इनके कोई जानकार हैं सोनम के, ये सब तो देखिए इन्वेस्टिगेशन में ओपन होगा। इसको बहुत जल्दीबाजी होगी कुछ एकदम पहुंच जाना बिना इन्वेस्टिगेशन के कि सोनम 101% इसमें इन्वॉल्व एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात पर बहुत चर्चा हो रही है कि इस पूरे मामले में एक बांग्लादेश एंगल आया था और ये बांग्लादेश एंगल डाला था सोनम के भाई ने। और आज जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन 3 लोगों में एक वैसा शख्स पकड़ा गया जो सोनम के भाई का दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और वो उस दिन उसके साथ राजा रघुवंशी और सोनम के साथ मौजूद था। और यही वो लड़का है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि गाजीपुर से यही पकड़ा गया है। तो इस पूरे मामले में क्या बांग्लादेश वाला जो एंगल आया वो जानबूझकर घुसाया गया था? आपकी अपनी स्टडी क्या कहती है? क्या और ऐसा भी हुआ हो कि बांग्लादेश भाग ना पाई हो, क्योंकि अभी बांग्लादेश भारत बॉर्डर टेंशन चल रहा है, बॉर्डर बंद है, इसलिए गाजीपुर पहुंच कर आई हो, गाजीपुर से नेपाल भागने की कोई तैयारी हो? क्या ये सब पॉसिबिलिटी है इसमें? देखिए होता क्या है कि जिस तरीके के ये हत्याकांड होते हैं, करने वाले होते हैं या क्राइम करने वाले होते हैं, ये कोई हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं होते जिनकी प्लानिंग 101% सक्सेस हो जाए। इनको ये कभी समझ में नहीं आएगा, ये हमेशा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो लोकेशन इन्होंने चुनी, उस लोकेशन में कहीं ना कहीं बांग्लादेश का एंगल आने के चांसेस थे। हो सकता है इन्होंने ये ना सोचा हो, उन्होंने सोचा हो कि भाई हम ऐसी लोकेशन पे ले जाते हैं जहां पे जंगल हो, कोई आता जाता ना हो, आराम से ये काम किया जा सके। और ये हुआ भी, ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ भी। लेकिन जो बांग्लादेश का एंगल है, वो बांग्लादेश का एंगल मीडिया के द्वारा भी निकल के आता है, जो बहुत सारे डिबेटर्स आते हैं उनके द्वारा भी निकल के आता है। फिर उसी प्लान को के अकॉर्डिंग उस चीज को आगे बढ़ा दिया जाता है कि हाँ हाँ ये लगता है कि बांग्लादेश कहते हैं हो गया होगा, बांग्लादेश ले गया होगा बॉडी को, और कहते हैं वहां पे ह्यूमन ट्रैफिक के केसेस होते हैं, इस तरीके का मेघालय में चलता है। फिर वो एक रूट चल पड़ता है सारे डिबेटर्स के, सारे मीडिया के द्वारा कि ये तो बांग्लादेश का भी कहीं इसमें रोल है, तो असली मुद्दा छूट जाता है। लेकिन इसमें असली मुद्दा यही था कि ये कैसे हो सकता है कि जहां कत्ल हुआ वहां पे हथियार रह गया, जहां पे सोनम के कपड़े थे वहां रह गए, जहां चाबी थी कहते स्कूटी की वो कैसे गिर गई। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं बता रहे थे कि कहीं ना कहीं प्री प्लान मर्डर है। लेकिन उस प्री प्लान मर्डर को पता करने के लिए हर हालत के अंदर क्रिमिनल्स में, चाहे वो 3 आदमी जो उसके पीछे थे या फिर सोनम, इनमें से किसी का पता चलना बहुत जरूरी था। सोनम का पता चल गया। तब सोनम कहां थी, कैसे आई, कैसे कहते गाजीपुर पहुंची, कैसे वो मेघालय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए कैसे आई है, कहां कहां इतने दिन रही है, कौन लोग उसके साथ थे। पंकज जी आपके और जब वो घूम रही थी, एक मैं सवाल पूछ लेता हूं। सोनम के पिता इस पूरे मामले में एक नया एंगल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बात बताइए कि जब अगर हमारी बेटी ने कत्ल किया है, वो कातिल है, तो हम ये क्यों कहेंगे कि हम अमित शाह जी के पास जा रहे हैं? हम सीबीआई जांच की मांग के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को क्यों पत्र लिख रहे हैं? हम दौड़कर जा रहे हैं मेघालय, हमारा बेटा गया वहां भागकर ये सब खोजने के लिए। हम ये सब क्यों करेंगे जब सोनम का परिवार ये दावा कर रहा है कि सोनम कातिल कैसे हो सकती है? अगर कातिल होती तो हम तो पहले से इसके लिए तैयारी करते। देखिए कई बार माता पिता को नहीं पता होता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं बाहर। नेचुरली सोनम अगर गायब है तो उसके माता पिता क्या करेंगे? और आज हताशा में ये जवाब दे रहे हैं कि भाई हमारी बेटी कैसे इन्वॉल्व हो सकती है। नेचुरली कोई भी पिता होगा यही करेगा, क्योंकि पिता को नहीं पता। जैसे ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई थी, उसको थोड़ी पता था उसके पिता को कि मेरी बेटी पाकिस्तान जाके जासूसी कर रही है। तो बच्चों
कि बच्चे क्या करते हैं, कहां जाते हैं, किसके साथ अफेयर करते हैं, ये सारी बातें माता पिता को अगर पता हो तो फिर ये सारी चीजें हों क्यों, ये क्राइम्स हों क्यों? ये क्राइम होते इसलिए क्योंकि माता पिता को नहीं पता होता कि उनके बच्चे बाहर करते क्या हैं। मैं भी सुन रहा था कि उसके माता पिता बोल रहे थे कि बच्चे हमारी काम करने वाली है, स्कूटर पे उसका भाई छोड़ने जाता है, स्कूटर पे भाई लेके आता है, बहुत अच्छी बात है, आप इसे कवर करिए। लेकिन एविडेंसेस ऐसे सामने आएंगे जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी जिसमें ये सब कवर अप नहीं चलेगा। आप अमित शाह के पास जा रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर था, राजा रघुवंशी के परिवार का प्रेशर था। वो अकेले कहते हैं, उसके पिता अकेले नहीं जा रहे थे, कहते हैं किसी अमित शाह के पास या सीबीआई की बात कर रहे थे, वो राजा रघुवंशी भी कर रहे थे। तो राजा रघुवंशी की आवाज में आवाज तो मिलाएगा ही उसका पिता कि भाई हाँ अमित शाह के पास जाना चाहिए, हमें कहते हैं अपने मुख्यमंत्री को लेकर जाना चाहिए, सीबीआई की कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलना चाहिए। नेचुरली किसी का कत्ल हो चुका था और उसके पेरेंट्स वहां पर थे, तो कहते हैं सोनम के पिता क्या करते हैं, वो भी वही बोलेंगे, वही भाषा बोलेंगे। आपके पास क्या कोई और जी। इंफॉर्मेशन आई है? नहीं, एक एंगल है जो मैं पूछना चाहता कि गाजीपुर का जो लोकेशन, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि गाजीपुर ही क्यों गई या वहीं से क्यों पकड़ी गई। हो सकता है कि हमारे देश के बहुत सारे क्रिमिनल नेपाल भागते हैं इस तरह क्राइम करने के बाद, और वो जो गाजीपुर का लोकेशन है, जो हो सकता है मेघालय से आई हो उत्तर प्रदेश के रास्ते, वो नेपाल भागने की कोशिश कर रही हो। लेकिन चूंकि मेघालय पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और जब एक और इसके साथी को अरेस्ट कर लिया था, तब इसे लगा होगा कि अब तो घर वालों से इसने फोन किया होगा कि अब तो ऐसा ऐसा मामला आ गया है, तो घर वालों ने कहा होगा कि ये पूरी तरह इस तरह करो, तुम खुद जाके सरेंडर कर दो या फिर तुम एक ढाबे में जाओ, वहां बेहोशी का नाटक करो, मैं भेजता हूं पुलिस वहां पे। हो सकता है कि एक हुआ हो, क्योंकि जो लड़की प्लान के तहत अपने पति को हनीमून के लिए पहले आसाम के गुवाहाटी और वहां से मेघालय ले जा सकती है, जो कि हायर कर सकती है 4 हत्यारों को, जो कि हत्या करवा सकती है, वो तो भागने के लिए ये भी कोशिश कर सकती है ना कि नेपाल की तरफ, अगर बांग्लादेश बॉर्डर क्लोज है तो। ये आप यहाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नेपाल भागने का एक प्लान हो सकता है, लेकिन पुलिस का इतना प्रेशर डेवलप हो चुका था कि उन्होंने सोचा अगर हम नेपाल जाएंगे वहां भी पकड़े जाएंगे तो क्यों ना मैं सरेंडर करके एक नई स्टोरी बना देती हूँ कि मुझे तो अगवा कर लिया गया था, मैं तो वहां से भाग के आई हूँ, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी, मुझे कुछ नहीं पता और मैंने तो फोन किसी से लिया है। ये सारी चीजें कवरिंग है, सब कवर अप है। बहुत सारे अगवा किडनैपिंग के केसेस आपने देखे होंगे। मुझे एक बात बताइए कि अभी जो ये केस है सोनम रघुवंशी का, उसकी हालत हमने दिखाई, उसकी तस्वीर दिखाई, उसके बारे में बहुत सारे अपडेट्स भी आपको मिल गए हैं। किसी को अगवा किया जाता है और उसके बाद जब उसकी बरामदगी होती है तो उसकी जो हालत होती है, क्या सोनम रघुवंशी की हालत वैसी ही है? आपका अपना वो क्या कहता है, स्टडी आपकी क्या कहती है? देखिए, क्रिमिनोलॉजी को अगर हम समझें तो सोनम को समझने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि उसने अपने हस्बैंड का कत्ल करने के लिए कैसे प्लानिंग की है और किस तरीके से अपने आप को छुपाया है। तो ऐसा अगर क्रिमिनोलॉजिस्ट का मतलब क्रिमिनोलॉजी का दिमाग है, किसी का क्राइम करने का दिमाग है, तो फिर वो ये भी कर सकता है कि उसको किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करना है, किस तरीके से लोगों के सामने आना है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पुलिस की एविडेंस जो आएंगी सामने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसको नहीं झुटलाया जा सकेगा, क्योंकि ये 101% जब से हनीमून के लिए निकली होगी इंदौर से और जब हस्बैंड का कत्ल हुआ है, इसके मोबाइल से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉल्स जारी होंगी, कहीं ना कहीं किसी अपने आदमियों को। हो सकता है वो मोबाइल पुलिस को ना मिले, हो सकता है कि वो मोबाइल छुपा लिया जाए या तोड़ दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, हो सकता है कि व्हाट्सएप की कॉलिंग्स। जी, एक बात और जो कि उसके पिता कह रहे हैं, सोनम के पिता कह रहे हैं कि पूरे मोहल्ले में पूछ लीजिए कि मेरी बेटी कैसी है, और कोई उसका पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, सीधी सादी बच्ची है, ये कैसे इतना बड़ा साजिश रच सकती है। और वो कुछ लोगों को पेश भी कर रहे हैं और हर कोई ये बोल रहा है कि बिल्कुल सीधी सादी बच्ची है जी, इस तरह तो हो नहीं सकता, वो कर नहीं सकती। तो आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है, ये मंशा क्या सही में ये बच्ची को, ये भी तो हो सकता है कि गलत फंस गई होगी या फंसा रहा होगा कोई, और क्या आप इसी में कम्प्लीमेंट्री, क्या उसका भाई या पिता किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि उनको मालूम हो पहले से कि क्या होने वाला है या हुआ है? बांग्लादेश का एंगल जोड़ा जा रहा हो इसमें? नहीं, देखिए, माता पिता मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से इन्वॉल्व होंगे या उनको पता होगा, लेकिन उनको ये जरूर पता होगा कि उनकी बच्ची कहीं ना कहीं पहले किसी के साथ एंगेज होगी।
लेकिन जहां पे बात आती है कि लोग जब बात करते हैं किसी बच्चे के बारे में, किसी पड़ोसी के बच्चे के बारे में, तो कोई गारंटी कार्ड नहीं है वो, क्योंकि जिन्होंने आसपास रहना है वो उस बच्चे के बारे में गलत कैसे बोल देंगे। क्योंकि अगर यही गलत बोलना होता तो जब बच्ची गायब हुई थी उसी के बाद ये रूमर्स, ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं लीक हो गई होती कि उस बच्ची के साथ ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, उसे जबरदस्ती शादी कराई गई है उसकी। लेकिन जब बच्ची बरामद होती है और माता पिता इस तरीके से बोलते हैं हमारी बच्ची बहुत अच्छी है और बहुत सीधी सादी है, और आसपास के लोगों से पूछ लो तो आसपास के लोग कभी भी किसी के बच्चे के बारे में आमने सामने मीडिया के सामने ये गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से एग्जैक्टली नहीं देखा होता। लोग कई बार मैंने ऐसे इन्वेस्टिगेशन देखी हैं जहां पे अगर लड़कियां इन्वॉल्व हैं वो अपने घर से 1 किलोमीटर दूर उतरती हैं गाड़ी से, फिर पैदल चलती हुई आती हैं। दुनिया में सबसे शरीफ लड़कियां, शरीफ लोग कहते हैं लड़के अपने घर के अंदर होते हैं, बाहर जाके एग्जैक्टली पता चलता है वो लोग कैसे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस पूरे मामले में सोनम भी वही जो आप बता रहे हैं कि गाड़ी से उतरती है और घर से 1 किलोमीटर दूर उतर जाती है, फिर पैदल चलकर आती है ताकि वो दिखा सके कि वो पूरे मामले में। देखिए, मैं ये सोनम के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं ये एक जनरल कहते हैं बता रहा हूं कि ऐसा होता है। मैं सोनम के बारे में इसलिए नहीं कह सकता कि मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं है ये और ना मेरे को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए मैं किसी के ऊपर तोहमत लगाऊं ये ठीक नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा बड़ी होता चीज है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस लोकेशन को चुना गया, शिलोंग में जिस जगह को चुना गया हत्या करने के लिए, वो क्या जानबूझकर आपको लगता है कि उस जगह को चुना गया है? आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई प्लानिंग थी कि बॉडी को ऐसी जगह गिरा दो जहां वो खुद ही डिस्पोज हो जाए, सड़ जाए और पहचान में ना आए? फिर उसके जो आपने देखे होंगे कि जितने गहने थे राजा रघुवंशी के वो ले लिए गए, वो गायब थे वहां से। ये सब क्या जानबूझकर किया जा रहा था? अनुपम जी, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन लोगों के ऊपर शक है उन लोगों ने कभी ना कभी 2-3 महीने पहले यहाँ पे रैकी की होगी, इस एरिया को समझा होगा, इस एरिया को आए होंगे। वहां पे जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो मेघालय पुलिस ये निकालेगी उनके प्रीवियस रिकॉर्ड, ये लोग पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर। हम सोनम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन कातिलों की। ऐसा नहीं कि सोनम ने मारा होगा, सोनम की प्लानिंग के तहत उन लोगों ने अगर मारा होगा तो उन लोगों ने यहाँ रैकी की होगी, इस जगह को समझा होगा और 100% सोचने के बाद कि ये एरिया सबसे सही रहेगा, और ये प्लानिंग करने के बाद सोनम को बताया गया होगा। और सोनम ने पहले कहीं ट्रिप बनाते हुए उस ट्रिप के अंदर लोकेशन को जोड़ा, अपने हस्बैंड को बताया देखिए आज मेरी वाइफ मेरे साथ घूमना चाहती है और हम कहीं जाते हैं, वो बोलती है यार वहां चलो ना, वहां जगह बहुत अच्छी है। मैं कहूंगा चलो यार इतनी दूर आए तो वहां भी चलते हैं। अब ये थोड़ी पता है कि वहां क्या होने वाला है, किसको शक होगा अपनी नई नवेली वाइफ के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत प्री प्लानिंग की गई है और आने वाली इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऐसे एविडेंसेस क्लियर मिलेंगे, बिल्कुल क्लियर, जिसे झुटलाया नहीं जा सकेगा। बहुत जी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत बहुत अंदर तक की बात बताई है और एक एक पॉइंट्स पर आपने बहुत खुलकर जवाब दिया है देसवाल साहब। पंकज जी, आपका भी थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपका क्या कहना है इस पूरे केस के मामले में हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। नमस्कार।